गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियाडिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो बच्चों पीरियाडिक प्रॉपर्टी होता क्या है? तो पीरियाडिक प्रॉपर्टी मतलब होता है कि जब एलिमेंट्स अपने प्रॉपर्टी को एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा रिपीट करते हैं तो ऐसे प्रॉपर्टी को बच्चों पीरियाडिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स इंटरवल टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक प्रॉपर्टी। अब ये पीरियाडिक प्रॉपर्टी दो प्रकार का होता है। एक बच्चों होता है आपका एटॉमिक पीरियाडिक प्रॉपर्टी और एक होता है मॉलिक्यूलर पीरियाडिक प्रॉपर्टी। तो आपकी जो पीरियाडिक प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों दो प्रकार की होती है। एक होता है एटॉमिक पीरियाडिक प्रॉपर्टी, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर पीरियाडिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब होता है कि बच्चों वो प्रॉपर्टी जो किसी सिंगल एटम के बेस पे एक्सप्लेन किया जाता है उसे एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। और मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल्स के आधार पे सिंगल एटम नहीं होकर के कई एटम जुड़ जाए जब आपस में मॉलिक्यूल बना ले तो उस आधार पे जब उसको एक्सप्लेन किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है हम लोग लिखेंगे which can be explained on the basis of which can be explained on the basis of सिंगल एटम। जो सिंगल एटम की प्रॉपर्टी को बच्चों एक्सप्लेन किया जाए, एक एकल एटम के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जाए उसी को बोला जाता है एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो केवल एटम के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे बच्चों किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताना है तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सब सिंगल एटम की प्रॉपर्टी होती है, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसी को कहा जाएगा एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जैसे बच्चों एग्जांपल हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी किसी एटम का निकालना हो तो ये सिंगल एटम का निकालते हैं। मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन एनर्जी नहीं निकाला जाता, आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपका सिंगल एटम का होता है। या किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना, ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है। या किसी का जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताना जाए बच्चों, या किसी एलिमेंट का जो है जेड इफेक्टिव निकाला जाए तो ये सब जो होते हैं किसी सिंगल एटम के लिए निकाला जाता है, मॉलिक्यूल के लिए नहीं। तो ऐसे प्रॉपर्टी को एटॉमिक प्रॉपर्टी कहा जाता है, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इसी तरीके से बच्चों मॉलिक्यूलर जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है व्हिच कैन नॉट be explained on basis of single atom, on basis of single atom। तो बच्चों मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टी जो किसी सिंगल एटम के द्वारा उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है उसी को कहा जाता है बच्चों मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के लिए रेडियस किसी एलिमेंट का निकालना होगा, त्रिज्या वो हम लोग जो है सिंगल एटम का नहीं निकाल सकते हैं रेडियस, या किसी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बच्चों जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की जाती है ये सिंगल एटम के आधार पे नहीं कर सकते हो। किसी भी एलिमेंट का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आप किसी सिंगल एटम का ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है मॉलिक्यूल होना चाहिए, मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग जो
मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है, ये सिंगल एटम के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए मॉलिक्यूल्स बनाना चाहिए, एलिमेंट को आपस में जोड़ करके क्या बनाना पड़ेगा, मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, जैसे रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सी चीजें प्रॉपर्टी होंगी ETC। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। ये भी एक प्रकार की पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, इन्हीं का स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बच्चों एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले रखा है और एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले रखा है। यहाँ पर जो इसके न्यूक्लियस, हम लोग जानते ही हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल पाए जाते हैं, और उन्हीं ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम ले रखा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले रखे हैं, और यहाँ पर देख रहे हो कि जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने कई ऑर्बिटल बना रखे हैं, और हमें पता है कि ऑर्बिटल्स में क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। अब चूंकि बच्चों आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखें, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप देखें, ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और आपका जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, और जो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं आपका वो कैसा है, निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो बच्चों मैंने बताया था कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा कि नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, मतलब इसको अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या, ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कि आपका जो न्यूक्लियस है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप देखेंगे कि नाभिक के चारों तरफ कई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर नाभिक इस पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, इस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और जो बाहर है उस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो यहाँ पर नाभिक का आकर्षण एक इलेक्ट्रॉन पे ना होकर के कई इलेक्ट्रॉनों पर है, तो इसका आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर बच्चों आकर्षण केवल एक इलेक्ट्रॉन पर है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण यहाँ लगा रहा है तो न्यूक्लियस का यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कि यहाँ पर नाभिक का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं बल्कि कई इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है। कई इलेक्ट्रॉनों के पर लगने की वजह से इसका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जो ऑर्बिटल के करीब है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के करीब है उस पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये प्लस जो है न्यूक्लियस के काफी करीब है। लेकिन बच्चों जो दूर चले जा रहे हैं, जो नाभिक से दूर चले जा रहे हैं ऑर्बिटल, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन जो और दूर चले जा रहे हैं उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। और बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन, तो जो ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसको ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन इसको ढकेलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन इसको ढकेलने का काम करेगा। मतलब कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कई दिशाओं में कई इलेक्ट्रॉनों पर लगने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और एक जो है एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करते हैं, रिपल्सन लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस का जो है बाहरी कक्षा पर उतनी तेज जो है उतना इफेक्टिव अट्रैक्शन नहीं लगा पाता है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, ये जो अंदर के ऑर्बिटल हैं, जो हमारे इनर ऑर्बिटल हैं, ये आउटर ऑर्बिटल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, या उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। इसका मतलब इनर ऑर्बिटल, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो हमारे इनर ऑर्बिटल होते हैं ये एक शील्डिंग के तरीके से काम करते हैं। शील्डिंग मतलब एक पर्दे की तरीके से काम करते हैं कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लगाने से रोकने का काम करते हैं। इसी को कहा जाता है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, यहाँ लिख लें, ऑल attraction
ऑफ न्यूक्लियस इज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में न्यूक्लियस का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। यहाँ पर कोई जो है शील्डिंग का काम, किसी इस इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम, आकर्षण बल को रोकने का काम कोई कर नहीं रहा है, पूरा अट्रैक्शन इस पे लग रहा है। लेकिन बच्चों मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है ना, हम लोग लिखेंगे आर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस नॉट ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। हम देख क्या रहे हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन पर भी नहीं है बल्कि कई इलेक्ट्रॉनों पर है। ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उन पे कई इलेक्ट्रॉनों पर है, तो इसका न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगकर कई इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है, जिसकी वजह से बच्चों जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस के जितने करीब होंगे उसका थोड़ा सा यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, लेकिन जो उससे दूर चले जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इसका मतलब कि जो इनर ऑर्बिटल है ये आउटर ऑर्बिटल पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने से रोकने का काम करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे इनर ऑर्बिटल होते हैं ये एक शील्डिंग के तरीके से काम करते हैं, जो है न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रोकने का काम करते हैं। इन्हीं को कहा जाता है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बच्चों मैंने बताया जेड इफेक्टिव के बारे में, जो है स्क्रीनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो न्यूक्लियस का प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस का प्रोटॉन है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, बाहरी कक्षा पर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। जो उसके इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने से क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल पे क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा इनर सेल है वो एक स्क्रीन के तरीके से काम कर रहा है कि बाहरी कक्षा पे न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगा पाए। इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर सेल act as a shield or screening for nucleus। न्यूक्लियस के लिए किसके काम करेंगे, स्क्रीन या शील्ड के तरीके से काम करेंगे। एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन नॉट एक्सपीरियंस फुल न्यूक्लियर चार्ज। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का फुल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो अनुभव नहीं कर पाएंगे, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पाएगा, क्योंकि इनर सेल बाहरी कक्षा पे जो है न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने से क्या कर रहे हैं, रोकने का काम करते हैं। तो द अट्रैक्टिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियर, द अट्रैक्टिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का वो अट्रैक्टिव पॉजिटिव चार्ज है ना, और किसके कारण होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का, एक्टिंग ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कार्य करता है, बाहरी कक्षा पे लग रहा है ना, नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसी को कहा जाता है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि जो प्रोटॉन का, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उसका पॉजिटिव चार्ज ऑर्बिटल के बाहरी कक्षा में उपस्थित वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसी को हम लोग जेड इफेक्टिव कहा जाता है। जेड इफेक्टिव बराबर होता है बच्चों जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है, जेड जो होता है ये आपका होता है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या होती है। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या। और जो हमारा सिग्मा है बच्चों, सिग्मा को सलाइटर कांस्टेंट कहा जाता है, एक प्रकार का नियतांक है, इसे सलाइटर नियतांक कहा जाता है, जो हम लोग काउंट करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट में। विच काउंट स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो सिग्मा को स्लाइटर कांस्टेंट कहा जाता है और जो स्क्रीनिंग जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट में ये काउंट किया जाता है। तो बच्चों जेड क्या है, तो रिपल्सन या शील्डिंग क्रिएटेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है नोन एज
स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। ये आपका न्यूक्लियस है बच्चों, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अब एक इलेक्ट्रॉन पे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन पे ना लग करके कई इलेक्ट्रॉनों पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो बच्चों जितने जो इनर ऑर्बिटल है, ये इनर ऑर्बिटल न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉन है उन पे लगाने से क्या कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो इनर ऑर्बिटल होते हैं, मेरा इनर ऑर्बिटल आंतरिक कक्षा है, इनर सेल, ये क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर सेल पे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगने से रोक रहे हैं। तो इसका मतलब जो इनर सेल है ये एक शील्ड के तरीके से काम कर रहे हैं, ये शील्ड के तरीके से काम कर रहे हैं, एक जो है पर्दे के तरीके से काम कर रहे हैं। इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीन कह सकते हो, के तरीके से काम कर रहे हैं। इसी को बच्चों जेड कहा जाता है। तो रिपल्स, और जो रिपल्सन लग रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे क्या करेंगे, इसको भी रिपल्सन करेंगे। तो जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं, दूर करना चाह रहे हैं। और न्यूक्लियस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन इनर सेल वाले नहीं चाह रहे हैं कि आउटर सेल वाले जो है न्यूक्लियस से उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए, ये इसको जो है निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्सन कर रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाह रहा है, लेकिन इनर सेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इन्हीं को जो आपका रिपल्सन आ रहा है, मतलब कि जो शील्डिंग का काम कर रहा है वो होने वाला है इनर सेल के कारण। इनर सेल ही जो है उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने से रोकना चाह रहा है। तो इसी को जेड कहा जाता है। जेड इफेक्टिव क्या है, तो बच्चों जेड इफेक्टिव डिनोट्स एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हिच आर गिविंग देयर अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जो न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा वो उतने ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑर्बिटल पे लगाएगा। तो जेड इफेक्टिव क्या है, जो है फोर्स ऑफ न्यूक्लियस प्रोटॉनों की संख्या है कि जो न्यूक्लियस के द्वारा किसी आउटर ऑर्बिटल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, उसी को कहा जाता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का कारण ही है बच्चों प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जितने ही ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो अपने आउटर ऑर्बिटल पे, इनर ऑर्बिटल पर लगाएगा। और सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हिच आर यूज्ड टू ओवरकम इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। सिग्मा जो होता है बच्चों ये प्रोटॉन की संख्या होती है जो इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन से, जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के रिपल्सन को कम करने का काम करता है। कि जो आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं, तो उन्हीं रिपल्सन को कम करने का काम जो करता है वो हमारा सिग्मा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को क्या करते हैं, ओवरकम करने का काम करते हैं। अब बच्चों जो एस ऑर्बिटल होता है ये सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा लगाता है। इसकी वजह यह है कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होने के साथ साथ इसका डिफ्यूजन बहुत कम होता है, इसी वजह से एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट करता है। और जो एफ ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल जो है बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होने की वजह से एफ ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल एंड इट क्रिएट मैक्सिमम स्क्रीनिंग अथवा शील्डिंग इफेक्ट। F orbital is very much diffused in nature, shielding is very much poor। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग ऑर्डर हमारा S में होता है, फिर P में, फिर D में, और सबसे कम किसमें होता है बच्चों, F में होता है। यहाँ पर आप देखो मैं डायग्राम S ऑर्बिटल का बनाया है, ये गोलाकार होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, और ये डिफ्यूजन इसमें S ऑर्बिटल में बहुत कम है। P ऑर्बिटल में S से थोड़ा ज्यादा है, डी ऑर्बिटल में डिफ्यूजन एस और पी दोनों से ज्यादा है, लेकिन एफ ऑर्बिटल ये बहुत ज्यादा डिफ्यूज होता है। बहुत ज्यादा डिफ्यूज होने की वजह से एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट
कम होता है। इसकी वजह ये भी समझ सकते हो बच्चों कि देखो जो पहले आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हम लोग ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल चक्कर लगाते हैं। तो पहले ऑर्बिटल में बच्चों s ऑर्बिटल होता है, दूसरे में s और p, तीसरे में sp d और चौथे में sp d f ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के काफी करीब है। जब न्यूक्लियस के काफी करीब है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर इसका जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा लगेगा, सब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस पे ही लग जाएगा, तो इन लोगों पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ एस ऑर्बिटल काफी करीब है, तो ये किसके तरीके से काम करेगा, शील्डिंग के ज्यादा शील्डिंग का काम करेगा। पी थोड़ा सा दूर हो जा रहा है तो ये कम थोड़ा शील्डिंग करेगा। डी थोड़ा और दूर हो जा रहा है तो इसमें डिफ्यूजन थोड़ा और बढ़ गया। जब डिफ्यूजन बढ़ गया तो यहाँ पर जो थोड़ा शील्डिंग ये कम और करेगा, है ना, लेकिन इससे कम शील्डिंग करेगा। लेकिन एफ ऑर्बिटल ये बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो गया, बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो गया और डिस्टेंस भी बढ़ गया। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिफ्यूजन की वजह से एस जो एफ ऑर्बिटल होता है इसकी शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है और एस वाला सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट करने लगता है। वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्टिव, मतलब जेड इफेक्टिव का क्या वेरिएशन होगा जब हम लोग पीरियड में चलेंगे तो क्या जेड इफेक्टिव कितना लगेगा, और जब ग्रुप में चलेंगे तो उसका वेरिएशन क्या होगा, भिन्नता क्या होगा। तो बच्चों जब अगर आप पीरियोडिक टेबल में चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं चलेंगे तो उसे कहा जाता है पीरियड। ये हमारा पीरियड, तो पीरियड में अगर चल रहे हो आप तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करेगा। और अगर टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे चलोगे तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है, मतलब ग्रुप में चलेंगे। अगर ग्रुप के एलान चलोगे तो जेड इफेक्टिव बच्चों घटेगा या समान बना रहेगा। जेड इफेक्टिव घटेगा या समान, रिमेन सेम, समान बना रहेगा। किसमें, एलांग द ग्रुप। मतलब अगर ग्रुप में चल रहे हैं तो जेड इफेक्टिव या तो घट जाएगा या तो समान बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जा रहे हो, बाएं से दाएं जाओगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, आपका बढ़ेगा। मतलब पीरियड में चलने पर ग्रुप आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है और ग्रुप में चलने पर जेड इफेक्टिव या तो घटेगा या तो समान रहेगा। देखो पीरियड में जाने पर बढ़ता क्यों है, बात यह है कि बच्चों जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग तो साइज घटती है। साइज घटेगी तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिटल है उनकी भी साइज घटेगी, तो उसके क्या हो जाएंगे, काफी करीब हो जाएंगे। तो जब काफी करीब हो जाएंगे तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनर सेल पे क्या होगा, ज्यादा लगेगा। इनर सेल पे ज्यादा लगेगा और आउटर सेल पे कम लगेगा। और पीरियड में क्या होता है कि जो है जेड इफेक्टिव या तो घटेगा या तो समान बना रहेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आती है तो साइज बढ़ती जाती है। इसमें इस ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में अगर ऊपर से नीचे आती है तो इफेक्टिव साइज क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका मतलब ये कि अगर पीरियड में चल रहे हैं तो जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ेगा, और अगर से ग्रुप में चल रहे हैं तो जेड इफेक्टिव या तो घटेगा या तो समान बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से आज का हमारा जो है स्प्रिंग इफेक्ट यहाँ पर खत्म होता है।